नमस्कार साथियों। आज हम भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में तटवर्ती मैदान को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत के तटवर्ती मैदान के निर्माण में समुद्री क्रिया और नदियों के निक्षेपण का योगदान है और इस तटवर्ती मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। समुद्री क्रिया और नदियों के निक्षेपण से तात्पर्य होता है कि पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो अपरदन की क्रिया का परिणाम है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान है वह निक्षेपण की क्रिया का परिणाम है। तो भारतीय तटीय मैदान को दो भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं। इस मैदानी भाग का विस्तार कच्छ के रण से लेकर कुमारी अंतरीप तक है। इस मैदान को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको मानचित्र में देख लेते हैं। ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ये पूरा जो ग्रीन एरिया जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कर्सर चल रहा है, ये जो कच्छ के रण से लेकर के कुमारी अंतरीप तक है। और ये जो डार्क शेडो है ये पश्चिमी घाट है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आइए देखते हैं। इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो नंबर एक, गुजरात तट। यह गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है जो उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में दमन तक है, यानी जहाँ तक गुजरात राज्य की सीमा है वहाँ तक। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई यहीं पर मिलती है। यदि अधिकतम जो चौड़ाई है पूरे पश्चिमी तटीय मैदान में, वो सिर्फ इस गुजरात तट पर पाई जाती है। इसके बाद में यह सकरा होता चला जाता है। तो ये पश्चिमी तट कच्छ के रण से लेकर के ये काठियावाड़ पेनिनसुला और यहाँ दमन तक इसका विस्तार है। ये तो है हमारा काठियावाड़ तट या गुजरात तट। दूसरा है कोंकण तट। आइए देखते हैं। यह दमन से गोवा के मध्य विस्तृत है और यह लंबा सकरा रेतीला भाग है। एक बार मानचित्र में देखते हैं। ये वाला जो भाग है गोवा तक। हालांकि कोंकण रेलवे की बात करते हैं, कोंकण रेलवे यहाँ ना होकर के कोंकण रेलवे इस पश्चिमी घाट में स्थित है, जो कि भारतीय इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, क्योंकि एक बहुत कम समय में, एक 8 साल के अंदर उसको बना दिया गया और वहाँ पर तकरीबन 90 से ज़्यादा सुरंग हैं और 2000 के लगभग पुल बनाए गए हैं कोंकण रेलवे में। तो ये जो भाग है वो अलग है, जबकि हम बात कोंकण तट की बात कर रहे हैं। ये वाला जो भाग है, आइए देखते हैं। तीसरा है मालाबार तट। यह गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान का संकीर्णतम भाग इसी तट पर गोवा से मैंगलोर के बीच स्थित है, यानी जो अधिकतम जो चौड़ाई है वो गुजरात तट पर है, वहीं संकीर्णतम यानी जो सबसे ज़्यादा संकरा जो भाग है वह कन्नड़ तट है, जो कि गोवा से लेकर के मैंगलोर के बीच स्थित है। ये वाला जो भाग है ये। इस तट पर लैगूनों की अधिकता पाई जाती है पश्चिमी तट पर। इन लैगूनों को केरल में कयाल कहते हैं, जैसे वेम्बानद और आस्थामुड़ी कयाल। एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर ये वेम्बानद कयाल है और ये आस्थामुड़ी कयाल है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये वेम्बानद है और ये आस्थामुड़ी है, केरल में ही। पश्चिमी तटीय मैदान में नारियल, चावल, सुपारी, केला व गरम मसालों की कृषि की जाती है। कांडला, मुंबई, मारमा गोवा, मैंगलोर, कोचीन इस तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं और ये सभी बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कांडला गुजरात में है। चलो मानचित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कांडला का है, ये मुंबई है और यहाँ पर ये मारमा गोवा है, यहाँ मैंगलोर है और यहाँ पर कोचीन है केरल में। अगला है पूर्वी तटीय मैदान। एक बार मानचित्र में देख लेते हैं इसे। ये वाला जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो भाग है ये पूर्वी तटीय मैदान है, जो ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है। और इसके
पश्चिम में जो ये जो हिली एरिया है ये पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट के पूरब में और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में जो मैदानी भाग है, जो तटीय भाग है, वह पूर्वी तट है। आइए देखते हैं। यह बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तट है जो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। चिल्का और पुलिकट इस तट पर स्थित वलयाकार झीलें हैं। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, जो यहाँ के प्रमुख बंदरगाह है। और इनमें से ये ज़्यादातर जो बंदरगाह हैं वो कृत्रिम बंदरगाह हैं। इस तट को दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट। यह उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। ये देखते हैं, यहाँ पर ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, और यहाँ पर ये जो भाग है ये स्वर्णरेखा नदी, यहाँ से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक ये जो भाग है इसे उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। दूसरा है कोरोमंडल तट। यह कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ ये कृष्ण नहीं, कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कुमारी अंतरीप तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आइए देखते हैं, ये जो कृष्णा नदी का डेल्टा है और यहाँ से लेकर के ये जो पूरा का पूरा भाग है यहाँ तक कुमारी अंतरीप तक, कन्याकुमारी तक, ये कोरोमंडल तट है। आगे देखते हैं पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना। देखें, पश्चिमी तट, यहाँ ज्वारनद मुख पाए जाते हैं। ज्वारनद मुख से मतलब होता है कि जहाँ नदियों का मुहाना जब समुद्र से मिलता है तो वहाँ पे नदियों का पानी और समुद्र का पानी उन नदियों वाले एरिया में जब मिक्स हो जाता है, आता जाता रहता है, तो उसे ज्वारनद मुख कहते हैं। यानी नदी का मीठा जल और समुद्र का खारा जल जहाँ पाया जाता है उसे ज्वारनद मुख कहते हैं। और पूर्वी तट यह डेल्टाई मैदान है, अर्थात जो नदियाँ समुद्र में गिरती हैं तो अपने मुहाने पर अवसाद ले जाकर के जमा कर देती हैं और वह त्रिभुजाकार आकृति में बन जाता है। तो ऐसे अवसादी भाग को, जहाँ वह त्रिभुजाकार आकृति में अवसाद जमा हो जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। तो पश्चिमी तट पर ज्वारनद मुख पाए जाते हैं, वहीं पूर्वी तट पर डेल्टा पाए जाते हैं। दूसरा, पश्चिमी तट अधिक कटा छटा है, जिस कारण प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं जो पूर्व पश्चिम की ओर बहती हैं, जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, वो पश्चिमी तट को बहुत काट छाँट दिया है, जिस वजह से वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। यह जो स्थिति है प्राकृतिक बंदरगाहों वाली, वह देश के लिए लाभदायक होती है। यहाँ पे देखते हैं पूर्वी तट पर ये कम कटा छटा होने के कारण यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनाए जाते हैं, प्लेन मैदान होता है और वहाँ पे अवसाद जमे होते हैं। इस वजह से वहाँ पर कृत्रिम रूप से बंदरगाह विकसित करने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी धन खर्च होता है। तीसरा है, यहाँ नदियों का प्रवाह तेज़ रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ढाल है पश्चिम की ओर बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस वजह से पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो तीव्र गति से अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, इसलिए यहाँ पर नदियों का प्रवाह तेज़ है और यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात भी पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में जल विद्युत की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। जबकि पूर्वी तट की बात करते हैं तो यहाँ नदियों का प्रवाह कम होने के कारण अवसाद अधिक पाए जाते हैं, यहाँ पर मिट्टी जमा है इस पूरे पूर्वी तट पर। चौथा है, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, यानी पूर्वी तट की तुलना में यहाँ पर पश्चिमी तट पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम पाया जाता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक है। लास्ट बिंदु है, पश्चिमी तट केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, यानी जून जुलाई अगस्त में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, उसी में वो वर्षा प्राप्त करता है। जबकि पूर्वी तट जो है यह ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे भी वर्षा प्राप्त होती है, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। ठीक जब शीतकाल में जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, यानी शीतकाल में भी कोरोमंडल जो तट है वो वर्षा प्राप्त करता है।
तो ये था पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।